अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विज़डम। हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, और उस हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटीज़ इन इंटरनेशनल लॉ। ट्रीटीज़ के बारे में आपने अक्सर सुना होता है, तो हम देखेंगे ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब होता है। और दूसरा, अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है ट्रीटीज़ के हवाले से, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की देखें, एक चीज़ याद करें हमेशा कि अब ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और जितने भी कंट्रीज़ हैं आपस में ये कनेक्ट हो चुके हैं। हम एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं, चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, और हमें एक दूसरों की ज़रूरत भी होती है, एक दूसरे की हम मदद भी करते हैं। ये सारे मामलात चल रहे हैं। तो इन सारे मामलात को स्मूथ चलाने के लिए, और ताकि कोई झगड़ा ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, तो हम फिर ट्रीटीज़ का सहारा लेते हैं। हम जो है ना पैक्ट और कन्वेंशन का सहारा लेते हैं। हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए, जो ट्रीटीज़ हैं ना, वो बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और ख़ुसूसन जब दो कंट्रीज़ आपस में किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट या कोई भी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। इस हवाले से ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ट्रीटीज़ की जो ना बड़ी एक ख़ास अहमियत है, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रीटीज़ है इसका मतलब क्या होता है। देखें, ट्रीटी एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज़ और टू स्टेट्स। जब दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो हम उसको इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज में ट्रीटी बोलते हैं। और समटाइम्स इसको पैक्ट और कन्वेंशन भी बोलते हैं। जब एक से दो से ज़्यादा कंट्रीज़ हों, यानी देखें 15-20 कंट्रीज़ किसी चीज़ के ऊपर कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी बात पे राज़ी होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ करते हैं कि अच्छा जी हम मिल के ये काम करेंगे, तो फिर हम उसको पैक्ट और कन्वेंशन का नाम देते हैं। लेकिन जब कंट्रीज़ बहुत कम हों, 2 हों या 3 हों, तो हम फिर उसको ट्रीटीज़ का नाम देते हैं। अब ये जो ट्रीटी होती है, ये दरअसल एक किस्म का एग्रीमेंट तो है, और ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये लिखा जाता है एक पेपर के ऊपर, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। ट्रीटी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है। वो दरअसल एक कन्वेंशन हुआ था, वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 के अंदर। और उसमें बता दिया गया था कि जो ट्रीटी है वो दरअसल क्या है, इसकी क्या फ़ीचर्स हैं, इसके क्या स्टेजेस होंगे। ये सारा कुछ हमें इस वेना कन्वेंशन जो ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 के अंदर था, उसके अंदर ये दर्ज है। तो उसमें जो आर्टिकल 21A है, वो दरअसल एक्चुअली हमें ट्रीटी की डेफिनेशन बताता है। वो क्या डेफिनेशन है, वो ये कहता है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म। ठीक है जी, बिल्कुल आसान, समझ आ गया। एक रिटन एग्रीमेंट यानी लिखा हुआ कोई एग्रीमेंट या माहिदा दो कंट्रीज़ के बीच में, एंड गवर्न बाय द इंटरनेशनल लॉ, जिसको इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए मैनेज किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा। और ये कोई सिंगल इंस्ट्रूमेंट या टू और मोर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो मौजूद होगा। अब एग्रीमेंट हैं, कुछ 1 पेजर होते हैं, कुछ एक से ज़्यादा होते हैं, मुख्तलिफ उसकी वो होती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और वो कोई ख़ास मकसद के लिए होते हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो रिटन फॉर्म में हो, दो कंट्रीज़ के बीच में हो, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हों, और वो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हों, पेजेस हों, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, उस मामले को हम बोलते हैं, या उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कि ये ट्रीटी है। ट्रीटी दरअसल एक एग्रीमेंट ही है। लेकिन जब दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, या बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो हम फिर उसको क्या नाम देते हैं, ट्रीटी का नाम देते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके फीचर्स देखते हैं। नंबर 1, पहला फीचर से ये कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है। हाँ जी, ट्रीटी कभी भी वर्बल नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि दो कंट्रीज़ आपस में वर्बली ना एग्रीमेंट कर लें। चाइना और इंडिया जो है ना वर्बली कोई चीज़ें कहेंगे, अच्छा जी आपको मैं ये चीज़ दूंगा, आप मुझे उसके बदले ये चीज़ दीजिएगा, ऐसे नहीं हो सकेगा। उसको लिखा जाएगा एक पेपर के ऊपर, और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी जाएंगी, क्या क्या मामलात होंगे, आप हमें क्या देंगे, हम आपको उसके बदले क्या देंगे, ये सारा कुछ। इसके अलावा ये इंटरनेशनल लॉ और रेगुलेशन के ज़रिए इसको मॉनिटर किया जाएगा। हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ट्रीटी किस तरह रेगुलेट हो रही है, इसके अंदर कोई नुक्स तो नहीं है, या इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है कोई ऐसी क्लॉज या ऐसे पॉइंट्स या ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस। और दूसरा, ये कंपोज्ड होती है 1 और 2 लीगल इंस्ट्रूमेंट। लीगल इंस्ट्रूमेंट से मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, 1 या 2 से ज़्यादा के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। ये तो हो गए बुनियादी ट्रीटीज़ के फीचर्स।
अब हम देखते हैं इसकी काइंड्स क्या हैं। देखें, पहली जो काइंड है वो है लॉ मेकिंग ट्रीटीज़। कुछ ऐसी ट्रीटीज़ होती हैं दोस्तों जो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, और वो तब होता है जब बहुत सारी कंट्रीज़ उसके ऊपर यानी कि उसको वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और हम उसको फिर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब यूनाइटेड नेशन बना था तो एक यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाया गया था, और तकरीबन बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के सब तकरीबन कंट्रीज़ उस वक्त जो थे, उन्होंने एग्रीमेंट शो किया कि हाँ जी हम इस डॉक्यूमेंट को मानते हैं और हम इस बॉडी को मानते हैं। सो ये जो रूल्स थे इंटरनेशनल लॉ के हवाले से जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर हमें मिले थे, तो वो जो ट्रीटी थी हम उसको बोल सकते हैं इट इज़ अ लॉ मेकिंग ट्रीटीज़। इसी तरीके से 1961 के अंदर जेनीवा कन्वेंशन और लॉ ऑफ सीस, जो समंदर के कवानीन है उसके हवाले से एक कन्वेंशन हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में, और कहा गया कि जी आज के बाद जो है ना समंदर के बीच में किस तरह आपने ट्रेड करना है, कारोबार करना है या जंगी एक्सरसाइज करनी है, जो भी मामलात होंगे वो इस कानून के तहत दी जाएंगी। तो वो एक्चुअली हुआ था एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन आगे चल के वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, वो एक लॉ बन गया। तो हम ये कह सकते हैं जो ना कुछ ट्रीटीज़ जो होती हैं ना वो एक्चुअली कानून यानी कि हमें बताती हैं, वो एक्चुअली लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ होती हैं, वो कानून बनाती हैं। इसी तरीके से वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किस तरह होंगे दो कंट्रीज़ के बीच में, किस तरह सफ़ीर जो है ना अपॉइंट किए जाएंगे, क्या उनको इम्यूनिटीज़ होंगी, ये सारे मामलात भी हमें एक ट्रीटी के ज़रिए पहले हुआ और फिर वो एक पूरा का पूरा लॉ बन गया। दूसरी जो है वो है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ ट्रीटीज़ एक्चुअली वो प्योर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में किसी चीज़ का कोई एक्सचेंज करते हैं। जैसे पाकिस्तान और चाइना ने अगर कोई ट्रीटी की है, चाइना कहता है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा, पावर पॉइंट्स लगाऊंगा, ये सारा सॉरी पावर पॉइंट्स में बोल गया, पावर प्लांट्स लगाऊंगा, प्रोजेक्ट्स लगाऊंगा, और उसके बदले में आप हमें इतनी लॉयल्टी दीजिएगा, इतने हमें आपने पैसे देने, इतना ये सारे फंड्स देने हैं, ये सारे मामला। तो ये जो चीज़ है, अब ये क्या है, ये दो कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रीटी है, तो ये किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको पता है दोनों तरफ से राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं। सो इसके अलावा कुछ अगर हम टाइप्स की बात करें तो फिर ये बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ भी होती हैं। बायलेटरल जब दो पार्टीज़ के बीच में हो और दोनों तरफ से राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हों, यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई बायलेटरल ट्रीटी हो। बायलेटरल ट्रीटी है कि इंडिया कहेगा कि अच्छा जी हम आपको टमाटर देंगे और आप हमें बदले में जो है ना चावल जो है ना वो हमें दीजिएगा। तो हम इस तरह ये बायलेटरल दोनों की राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होंगी। इसी तरीके से वो मल्टीलेटरल जो ट्रीटीज़ होती हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा जब कंट्रीज़ आपस में किसी मामले के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए तो हम उसको मल्टीलेटरल ट्रीटीज बोलते हैं। जैसे कन्वेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये भी सारा कुछ जो था ना एक मल्टीलेटरल, मल्टी से मुराद होता है एक, 3 या 3 से ज़्यादा। बायलेटरल का मतलब होता है 2 कंट्रीज। ओके, सो ये भी टाइप्स हैं ट्रीटीज़ की। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो ट्रीटीज़ है ना वो उसका एक अहम सोर्स है। जब भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई हम मामला देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यार इसके मतलब जो ट्रीटी है वो क्या कहती है। अब अगर दो कंट्रीज़ के बीच में झगड़ा होगा तो हम देखेंगे कि जी यूनाइटेड नेशन के लॉ के मुताबिक या जो जो यूनाइटेड नेशन की जो ट्रीटी बनाई गई थी उसमें जब कोई वार हो जाए तो उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है। अगर एक डिप्लोमेट का कोई मसला है तो हम जेनीवा कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 को देखेंगे। ये तो इंटरनेशनल लॉ का बुनियादी सोर्स है ट्रीटीज़। दूसरा ये कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बड़ा अहम रोल प्ले करता है। देखें ना, अब जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर बनाया गया था वो दरअसल चार्टर तो नहीं था, हम उसको ये कह सकते थे ना कि वो यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि किस कानून के तहत यूनाइटेड नेशन काम करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, उसके क्या डिपार्टमेंट्स होंगे, ये सारा कुछ। ये भी कहाँ से हमें मिला, ये ट्रीटी से मिला। एक्चुअली ट्रीटी साइन हुई थी ना सैन फ्रांसिस्को में 1945 के अंदर, कंट्रीज ने एक ट्रीटी बनाई और उसके नतीजे में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया यूनाइटेड नेशन का, जिसको हम यूनाइटेड नेशन चार्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो ट्रीटीज़ होती हैं ना इनकी जो नेचर होती है ना वो बाइंडिंग होती है भाई। जब आप दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में कोई ट्रीटी साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो वो बाइंडिंग होती है। अगर आप उसके खिलाफ जाते हो या वायोलेट करते हो तो फिर आपको ना पनिशमेंट दी जाती है। पे इंटरनेशनल अदालतें हैं वहाँ पे आपका केस चल सकता है और आपको अच्छा खासा फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। अब हम इसकी स्टेजेस की बात करेंगे कि ये किस तरह फॉर्मेट होती है, इसकी फॉर्मेशन क्या है ट्रीटीज़ की। सबसे पहली जो स्टेज होती है ड्राफ्टिंग एंड नेगोशिएशन। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले भाई मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में कोई ट्रीटी होने वाली है, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ डिप्लोमेट या कुछ हुकूमती बंदे, चाइना की तरफ से कुछ सरकारी बंदे आपस में पहले बैठेंगे और
पहले गपशप लगाएंगे कि भाई हाँ बताएं ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। यानी पहला प्रोसीजर होता है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग के दौरान ही वो आपस में निगोशिएट करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन निकालते हैं। यानी और ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और बड़े इसमें टाइम लगता है, चीज़ें ये वो उसको ड्राफ्ट करने में। अच्छा ये कंडीशंस होंगी, आप हमें ये देंगे, और बाज़ औक़ात इनमें इख्तलाफात भी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे चाइना कहता है कि यार मैं तुम लोगों को ये ना पावर प्लांट बना के दूंगा, ये सड़क बना के दूंगा, आप लोग ना मुझे इतने पैसे दो। पाकिस्तान कहेगा नहीं यार इतने पैसे तो हमारे बारे में नहीं है, इस तरह की। तो उसमें ना इख्तलाफ होते हैं तो बड़ा डेड लॉक भी हो जाता है। लेकिन ये बड़ा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। लेकिन आखिरकार जब ये ड्राफ्ट हो जाता है और वो डॉक्यूमेंट के ऊपर एक एग्रीमेंट बन जाता है, तो उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है, अब उसको कंसेंट देना होता है, यानी उसको रेटिफाई करना होता है दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। दोनों कंट्रीज़ के जो हेड्स होते हैं या मुतलका जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, उसको कंसेंट देंगे। सो इस हवाले से जो वीना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 उसने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंसेंट है ना उसकी दो काइंड्स का जिक्र किया है, एक आर्टिकल 9 के अंदर और एक आर्टिकल 11 के अंदर। आर्टिकल 9 के अंदर वो कहता है कि यार देखो जब बहुत सारी कंट्रीज़ हो ना, मिसाल के तौर पर 30 कंट्रीज़ हैं और एक ट्रीटी का डॉक्यूमेंट बना है, तो अब उसको उसके ऊपर वो उसको किस तरह कंसेंट देंगे, यानी कि अपनी रजामंदी किस तरह शो करेंगे। तो उसके लिए वो कहते हैं कि ना उसमें ना वोटिंग कराई जाएगी। जब मोर देन 2/3 कंट्रीज़ कहेंगे कि हाँ जी हमें ना इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाएगा और उसकी कंसेंट सबकी मिल जाएगी। यानी वो एक तरीका ये है कि यार एक आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, मिसाल के तौर पे आप क्लास में बैठे हो, 100 बच्चे हो, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और कहेंगे जी हाँ बताएं ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप इसके ऊपर मतलब राज़ी हो, आप इसको एग्री करते हो, आपको इस पे एतराज़ तो नहीं है। सो अगर 100 में से टू थर्ड बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो है ना ट्रीटी जो है ना फाइनल हो जाएगी। और आर्टिकल 11 के अंदर है दूसरा तरीका। उस तरीके के अंदर ये होता है कि आप ना मिसाल के तौर पर दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटीज़ हो रही हैं, तो वो जब ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और चाइना ने कोई ट्रीटी की, उसके उसके टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हो गई, वो ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, तो पाकिस्तान के भी जो लोग हैं सरकारी वो भी साइन करेंगे और उसी तरीके से चाइना के जो लोग हैं सरकारी, जो भी मुतलका डिपार्टमेंट के लोग होंगे या मिनिस्टर्स होंगे वो उसके ऊपर साइन करेंगे। ये अक्सर हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं। सो दोनों तरफ से साइन होंगी और वो ट्रीटीज़ आपस में एक्सचेंज भी करते हैं, हाथ मिलाते हैं और फोटो सेशन भी होता है। आपने अक्सर देखा होता है कि इस तरह के मामला। सो ये दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो आपने उसके अंदर वोटिंग कराएंगे, अगर जितनी भी तादाद के 2/3 लोगों ने अगर उसको उसके हक़ में फ़ैसला दिया तो वो ट्रीटी फाइनल हो जाएगी, उसकी टर्म एंड कंडीशंस फाइनल हो जाएंगी। और दूसरा तरीका है कि आपस में एक्सचेंज करें सिग्नेचर का, जो आर्टिकल 11 के अंदर लिखा हुआ है। और इसमें ज़्यादातर दो पार्टीज़ के बारे में जब ट्रीटी होती है तो उसका ये तरीका है कि आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद जनाब रेटिफिकेशन होता है, तीसरी स्टेज है इसकी। इसके अंदर क्या होगा कि वो जो ट्रीटी है उसको इम्प्लीमेंट कराने की बात की जाएगी, वो भी इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और इसकी सारी की सारी जो आपको अगर मज़ीद डिटेल देखनी है तो आर्टिकल 14 है ना विनाइन कन्वेंशन, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी और पांचवीं बल्कि लास्ट कहेंगे कि एक और भी एक है इसकी स्टेज, वो है रिजर्वेशन। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें से ना एक कंट्री कहता है कि नहीं यार ये जो दो कंडीशंस हैं या ये दो जो क्लॉज हैं ये प्लीज़ इसमें मुझे इस पे एतराज़ है, तो फिर वो निकाल दी जाती हैं या वो कहते हैं अच्छा जी चलो आप इसके ऊपर अमल मत कीजिएगा, हमें कोई इशू नहीं है। यानी आप ना उसको एक्सक्लूड कर देते हो एक दो चीज़ों को। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब सिग्नेचर करने से पहले पहले, यानी कंसेंट देने से पहले पहले, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत करने से पहले पहले आपको ये बताना पड़ेगा। इस तरह बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान ने ना कुछ क्लाउजेस को, कुछ सेक्शंस को, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को उसने एक्सक्लूड किया हुआ है खुद को। कहते हैं यार ये जो ये क्लॉज है या ये जो कंडीशन है या जो ये शर्त है हमें इसके ऊपर एतराज़ है, हम इसको इसमें से खुद को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो फिर ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि 100% सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर सिग्नेचर हो जाए या दोनों कंट्रीज राज़ी हो जाए। कुछ कंडीशंस के ऊपर आप अपनी रिजर्वेशन भी शो कर सकते हैं।
उसके बाद हम अब देखते हैं कि टर्मिनेशन किस तरह होती है, ये टर्मिनेट किस तरह होती हैं। यार पहली बात ये है कि वैसे जो इनवैलिड जब कोई ट्रीटी हो जाती है, गैर कानूनी हो जाती है, यानी जब आप फ्रॉड करते हैं, कोई एरर करते हैं, करप्शन करते हैं, तो इस सूरत में ना ट्रीटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, टर्मिनेट भी हो जाती हैं। अब टर्मिनेशन किस तरह होती हैं, सबसे पहले तो ये है कि बाय कंसेंट, यानी दोनों पार्टीज़ कहें कि यार हम ये ट्रीटीज़ अपनी रजामंदी से इसको ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान और चाइना ने कोई ट्रीटी साइन की थी, वो कहते हैं कि यार अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हम ख़त्म करते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि दोनों जो है ना विथड्रॉ कर दें एग्रीमेंट से, वो भी वापस ले ले, ये भी वापस ले ले, वो कहे कि छोड़ यार बस मैं नहीं करता भाई, मैं इस एग्रीमेंट को से निकलना चाहता हूँ। तीसरा तरीका है कि अगर कोई मटेरियल ब्रीच करे, यानी कि एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और चाइना के बीच में, और चाइना ने कहा था कि अच्छा जी मैं आपको ये ना रोड बना के दूंगा, उसके बदले आपने इतने मुझे डॉलर देने। तो उन्होंने रोड बना के दे दिया, लेकिन पाकिस्तान वालों ने पैसे नहीं दिए। जब पैसे नहीं दिए तो फिर ऑटोमेटिकली वो लिखा हुआ था कि अगर आप पैसे नहीं गए तो ट्रीटी जो है ना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है। या और एक और चौथा तरीका है, जब ट्रीटी की जो फंडामेंटल नेचर होती है वो तब्दील हो जाए। यानी पहले जो ट्रीटी थी वो ये थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अब आपने ट्रीटी को ना आपने तब्दील करके आपने मिलिट्री पर्पस के लिए बनाना शुरू कर दिया, या उसकी नेचर मिलिट्री के हवाले से कर दी, तो भी ट्रीटी जो है ना वो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसको मज़ीद डिटेल जो है ना आप सेक्शन 3 में दे सकते हैं। जो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, उसका जो चैप्टर पार्ट 5 है वो सेक्शन 3 है, और उसके यहाँ आर्टिकल 60 के अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। मज़ीद अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे इनवैलिड ट्रीटीज़ कौन सी होती हैं। ऐसी कौन सी ट्रीटीज़ हैं जो वैलिड नहीं हैं, जो गैर कानूनी बन जाती हैं, जो इनवैलिड होती हैं। नंबर 1, इलीगल ऑब्जेक्ट। किसी ऐसा ऑब्जेक्ट के मतलब बनाई जाए या ऐसा मकसद हो जिसका लीगली हो, यानी आपस में आप ट्रीटी करें कि जी अच्छा मैं तुम्हारे फलां बंदे को मारने अपनी फ़ौज भेज रही हूँ, आप मेरी मतलब इस तरह का मामला हो, कोई गैर कानूनी मामला हो, इलीगल हो, इंटरनेशनल लॉ की नज़र में, लोकल लॉ की नज़र में, तब भी ट्रीटी यानी कि ये वो इनवैलिड होगी। फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, झूठ यानी ये धोखेबाजी देते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने ज़बरदस्ती किसी के साथ की, ज़बरदस्ती करके किसी के साथ ट्रीटी करते हैं और आपको कोई प्रेशराइज करता है, आप मजबूरी में किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो तब भी वो इनवैलिड ट्रीटी कहलाएगी। इसके अलावा एरर प्रोड्यूस बाय फ्रॉड, यानी कि आपने फ्रॉड करके एक गलती कर दी, फ्रॉड करके एक चीज़ को गलत पेश कर दिया, तब भी ट्रीटी इनवैलिड होगी। या अच्छा अगर ऐसी ट्रीटी हो जो इम्पॉसिबल हो, यानी उसके ऊपर अमल ही न करना, अगर आप ऐसी ट्रीटी बनाते हैं, पाकिस्तान चाइना को कहता है कि जी आप मुझे ना ये चांद तोड़ के दे दें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कहाँ चांद तोड़ दें। हाँ पहुँच पहुँच सकता है चाइना, लेकिन तोड़ नहीं सकता। तो ये एक है। दूसरा ये कि इनकैपेसिटी हो, अगर अगर दोनों कंट्रीज़ में, दोनों स्टेट्स के बीच में इनकैपेसिटी हो, यानी आपने एक ऐसे कंट्री के साथ ट्रीटी के उस बेचारे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसके ऊपर वो अमल कर सके। सही है जी, तो इस सूरत में भी इनवैलिड होगी। और दूसरा कि अगर आप जो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टर्स हैं, उसको आप वायोलेट करते हो, नेचुरल जस्टिस को वायोलेट करते हो, जनरल प्रिंसिपल्स हैं कानून के, इंसाफ के, उनके अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, तो तब भी वो जो ट्रीटी है वो इनवैलिड ट्रीटी कहलाएगी। सो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और इसके अंदर हमने देखा कि ये जो ट्रीटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर हमने इसकी स्टेजेस भी देखी, फंक्शंस भी देखा, टाइप्स भी देखी, काइंड्स भी देखी, इसके फीचर्स भी डिस्कस किए, इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन तो वैसे मैंने बता दिया था। सो ये था आज का टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटीज़ इन इंटरनेशनल लॉ। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। इसको आप लोगों ने ज़रूर तैयार करना है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, और अगर फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं है तो ये शार्ट नोट्स इसका ज़रूर आता है। सो ज़रूर इसको तैयार कीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।